अभिनव ने इमीडिएटली रघुवीर पंडित को कॉल लगा दिया। गौतम मुस्कुराते हुए पास में रखी चेयर पर बैठ गया। हेलो हेलो मिस्टर रघुवीर, मैं अवतार ग्रुप का न्यू चेयरमैन अभिनव गुप्ता बात कर रहा हूँ। न्यू चेयरमैन शब्द सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सक पका गया। यस मिस्टर गुप्ता, आपके लिए बुरी खबर है। अवतार ग्रुप आपके साथ मिलकर काम नहीं करेगा। आपके साथ हमारी जितनी भी डील साइन हुई है उन्हें मैं अभी के अभी कैंसिल करता हूँ। डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, एक बात और, अवतार ग्रुप झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ मिलकर कभी काम नहीं करता। इससे पहले कि रघुवीर ये बात समझ पाता और कुछ जवाब दे पाता, अभिनव ने फोन काट दिया और गौतम को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और शनाया चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही उसे पता लग गया था कि अवतार ग्रुप का चेयरमैन अब अभिनव गुप्ता बन गया। इस बात से सिद्धार्थ को हैरानी तो हुई, लेकिन वो अभिनव से मिलकर जाना चाहता था। बहुत देर वेट करने के बाद भी सेक्रेटरी उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट चुका था। और कितनी देर वेट करना होगा मुझे? आप एक बार चेयरमैन सर को कॉल कीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है, वो शायद मेरे बारे में जानते होंगे। जैसे ही सिद्धार्थ की बात खत्म हुई, सेक्रेटरी के पास अभिनव का कॉल आ गया। अभिनव से बात करने के बाद सेक्रेटरी सिद्धार्थ को देखने लगी। देखते ही देखते उसने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन पर कुछ लोग भेजो। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। सिद्धार्थ और शनाया इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उनके सामने गन्स लिए बहुत सारे गार्ड्स खड़े हो गए। ओ हेलो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इस तरह घेर कर क्यों खड़े हो? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, लेकिन आपकी कंपनी के साथ अवतार ग्रुप ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं और चेयरमैन सर ने कहा है कि हम झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ काम नहीं करते। व्हाट? ये क्या बकवास है? सिद्धार्थ ये कहते हुए सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी अभी उसने यही बात गौतम से कही थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात के बारे में सोचता, उसे अचानक याद आया कि उनका आधा काम अवतार ग्रुप की वजह से चल रहा था। अगर आज अवतार ग्रुप उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सोचते हुए उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया। मुझे चेयरमैन सर से बात करनी है। वो अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? कहाँ है सर? मैं उनसे सिक्योरिटी बाहर निकालूं इन दोनों को। सेक्रेटरी की बात सुनते ही पास में खड़े लंबे तगड़े गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बिठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक दर्द के मारे चीख रहा था। तभी उसके पास रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने अवतार ग्रुप में जाकर क्या रायता फैलाया है जो उन्होंने हमारे साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम्हें शादी का कार्ड देने के लिए भेजा था या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ सिर्फ शनाया के साथ कार्ड देने आया था। मैं तो चेयरमैन सर से मिला भी नहीं। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। अपनी बात खत्म कर रघुवीर ने एक झटके में कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद सिद्धार्थ अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देखने लगा और बिना कुछ कहे बिल्डिंग के बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर शनाया भी वहां से निकल गई। अचानक इतनी बड़ी बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया था। वो अभी तक समझ नहीं पाया कि असल में हुआ क्या। कार में बैठते ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया। शनाया, मुझे लगता है ये सब उस गौतम का ही किया धरा है। शनाया तुरंत बोली। क्या? वो स्टूपिड क्या कर सकता है? उसकी औकात अवतार ग्रुप में सफाई करने की भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन इसके पीछे जो भी गड़बड़ है मुझे पता करना ही होगा।
सिद्धार्थ अगले ही पल शनाया के साथ अपनी कार लेकर निकल गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन कर अपने घर की तरफ निकल गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया। हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थी। गायत्री देवी ने अपने गले में सोने की एक बड़ी माला पहनी हुई थी और हाथों में कई सारी अलग अलग तरह की अंगूठियां, लेकिन उनकी चढ़ी हुई नाक को देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि अनिल के छोटे से घर में आकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल जब से अग्रवाल मेंशन से अलग हुआ था, तब से गायत्री देवी ने अनिल के घर पर कदम नहीं रखा था। आज अचानक उन्हें सोफे पर बैठा देख गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पैर छूने के लिए आगे आ गया। गौतम को देखते ही गायत्री देवी ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि गौतम उन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हॉल में छाई हुई थी। अनिल और अवनी एक दूसरे को देख रहे थे। उसी वक्त गीता ने चाय का कप गायत्री देवी के सामने रख दिया। ये लीजिए मासा चाय। गायत्री देवी बिना कप को हाथ में लिए उसे सूंघने लगी। कप को सूंघते ही उसने अपनी नाक चढ़ा ली और गुस्से में गीता को देखने लगी। इतनी पतली चाय, लगता है सारी मलाई खुद ही चट कर जाती हो। चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही हो। डस्टबिन में फेंक दो इसे। ये बात सुनते ही गीता ने अपना सर नीचे कर लिया। जैसे गीता गौतम को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वैसे ही गायत्री देवी गीता को जलील करती है। सुनो तुम सब, मैं यहाँ बस शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। शनाया का होने वाला ससुराल हैसियत में हमसे बहुत बड़ा है और बहुत पैसे वाला है। वैसे तो मैं चाहती नहीं थी कि तुम लोग शादी में आओ, लेकिन पार्टी में आने वाले लोग इस बात को लेकर तमाशा खड़ा कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने समाज में हमारा नाम जो बहुत रोशन कर रखा है। ये बात कहते हुए गायत्री देवी घूरकर अवनी और गौतम को देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए शादी में आ जाना, पर खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट ही लेकर आना। पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। उनके सामने 500,000 वाला बुके लेकर मत आ जाना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट कर रहा है। अब इतनी महंगी कार देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, तो कम से कम 5 लाख का नेकलेस ही ले आना। ये बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। लेकिन दादी साहब, 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। हम लोग इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ मासा, अब देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग भी नहीं है, तो इतना महंगा गिफ्ट। किडनी बेचो या घर, मैं नहीं जानती, पर गिफ्ट कम से कम 5 लाख का होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म कर गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। हॉल में एक अजीब सी टेंशन का माहौल छा चुका था। वाह, बताओ, 5 लाख तो ऐसे कह गई जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी को लेकर तो हर बात में इतना सोच रहे हैं। अवनी की शादी में इन लोगों को क्या हो गया था? अवनी की शादी में जितने भी लोग आए थे, मैंने एक एक के लिफाफे देखे हैं। किसी ने 500 के ऊपर लिफाफे में नहीं डाले। फोकट में इतना सारा माल खाकर निकल गए। और आज शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट, 35 लाख की गाड़ी। भगवान ही जाने ये कैसी लीला चल रही है। हाँ, लेकिन गीता, अब माँ ने कहा है तो देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि सोते वक्त तकिए के नीचे रख दिया था? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ऊपर अभी भी 27 लाख का कर्जा है। कहाँ से लाएंगे इतने महंगे गिफ्ट के लिए पैसे? लेकिन माँ यहाँ से बहुत गुस्से में गई है। हम एक काम करते हैं, ये घर गिरवी रख देते हैं, नेकलेस भी आ जाएगा
और बाकी बचे पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सिर्फ शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए अपना घर तो गिरवी नहीं रख सकती, वो भी दादी सा की झूठी शाम के लिए। हाँ, और घर गिरवी रख देंगे तो रहेंगे कहाँ? सड़क पर। ये बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। गौतम अगले ही पल अपनी नजर घुमाकर अवनी को देखने लगा। इस वक्त उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अवनी बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम लोग सस्ता सा नेकलेस ले लेते हैं। यस मॉम, आजकल बहुत अच्छे डुप्लीकेट डिजाइन आए हैं जो क्लासी भी है और शनाया डेली वेयर में भी यूज कर सकती है। गौतम, कार निकालो, लेट्स गो। कुछ ही देर में सब जोधपुर के ओल्ड मार्केट की तरफ निकल गए। ओल्ड मार्केट की बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर गौतम ने कार रोक दी। ये जोधपुर की एक बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी, जहां कई शादी करने वाले लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने आते थे। शॉप की चकाचौंध को देखकर अवनी को अपने बजट का ध्यान आ गया, जो शायद ना के बराबर ही था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग एक शॉप के अंदर चले गए। शॉप के अंदर घुसते ही एक मोटा आदमी उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने अपने हाथ और अपने गले में बहुत सारा गोल्ड पहन रखा था, जिसे देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि वो ही दुकान का मालिक है। खम्मा घड़ी सा खम्मा घड़ी, आओ आओ, कहीं क्या दिखाऊं? हमें नेकलेस और इयररिंग्स देखने हैं। हाँ, या लियो, या देखो, एक से एक डिजाइन है। शॉप ओनर ने अगले ही पल एक के बाद एक बहुत सारे महंगे नेकलेसेस का ढेर लगा दिया। अवनी हर नेकलेस को देखने से पहले उसकी प्राइस का अंदाजा लगा रही थी। सभी नेकलेस उसके बजट से बाहर थे। गौतम भी इस बात को समझ चुका था। इतना सारा ढेर लगाने के बाद भी अवनी ने अब तक कुछ पसंद नहीं किया था। ये देखकर शॉप ओनर बुरी तरह से झल्ला गया। साथ ही गौतम और अवनी को इशारों में बात करते देख उसे लगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, जो ऊपर से खानदानी पर अंदर से कंगाल हैं और यहाँ चुपके से अपना हाथ साफ करके चले जाएंगे। उसने अगले ही पल बाहर खड़े